विपक्ष में रहेंगे लेकिन मोदी की मदद करते रहेंगे। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद अगर मोदी जी आते हैं तो मोदी जी के साथ जाएंगे। तो शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी नेता है, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर या सबसे प्रभावी नेता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तो वाया गेलेला राजकारणी ऐसा हम मराठी में कहते हैं। काम तो अच्छा किया। देखो, मैं एक आपको शरद पवार जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, और महाराष्ट्र के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है शरद पवार और बाल ठाकरे। शरद पवार की जो पूरी राजनीति चल रही है कि उन्होंने एक तो कहा कि अडानी को क्लीन चिट दिया, फिर उन्होंने कहा कि उसने मेहनत से अपना जो भी पैसा कमाया है, फिर उन्होंने कि उनका राष्ट्रीय स्टेटस चला गया तो उन्होंने 45 के करीब कर्नाटक में जो है कैंडिडेट खड़ा करने की बात की है। फिर उसके बाद जो है ईडी में जो है ईडी ने अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी एक तरह से, क्योंकि उनका चार्जशीट में नाम नहीं लाया। फिर जो है ईवीएम के बारे में उनका कहना है कि ईवीएम तो बहुत अच्छा है। तो ये और फिर उसके बाद वो ग्रैंड अलायंस में भी विपक्ष के जा रहे हैं। तो उनकी आखिर ये राजनीति क्या है? क्या ये विपक्ष को डुबा देगी? शरद पवार की राजनीति मैं 1978 से देख रहा हूं, और आज तक मैंने जो देखा है तो मैं ये कहूंगा कि शरद पवार इज वन ऑफ द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियंस इन इंडिया। जब जब इनको मौका मिलता है, मौका परस्त है, बिल्कुल मौका परस्त है। वो कहेंगे सेक्युलरिज्म, लेकिन मदद बीजेपी के करेंगे। वो मोदी के दोस्त है, अडानी के दोस्त है। जब 91 में वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे तब भी उनको सारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट थे उन्होंने मदद की थी। विजय मल्ल्या उसमें सबसे आगे था। तो शरद पवार के क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो जनता के लिए काम कभी नहीं करते, वो इन वेस्टेड इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते। तो शरद पवार एक ढकोसलेबाज, एक मौका परस्त राजनेता है ऐसा मैं कहूंगा। नहीं तो ये अभी इसके परिणाम क्या होने वाले हैं? मतलब कि जो पूरा विपक्ष की अलायंस बन रहा है उस अलायंस को ये डुबा देंगे या क्या होगा? ये किस तरह से आगे, कल क्या वो मोदी से अलायंस करेंगे और महाराष्ट्र में उसके क्या परिणाम होंगे? ये महाविकास आघाड़ी रहेगी, चली जाएगी, या फिर वो दूसरी जगह सत्ता बनाएंगे? इसके क्या क्या चीजें होने वाली? देखियो, ऐसा हो सकता है, एक तो शरद पवार कभी बीजेपी के साथ ऑफिशियल अलायंस नहीं करेंगे, वो विपक्ष में रहेंगे लेकिन मोदी की मदद करते रहेंगे। ये शरद पवार की जिसको हम डबल जो पॉलिसी बोलते हैं वो हमेशा रही है। वो मोदी को मदद करते रहेंगे। वो जैसे अभी देखो कर्नाटक में वो लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो इसकी मदद तो बीजेपी को होगी। इसके पहले जो इलेक्शन हुए थे 2017 में गुजरात में, तब उन्होंने एनसीपी ने वहां भी लड़ा था, तो उसकी मदद भी बीजेपी को हुई थी। तो वो ऐसा करते हैं कि वो रहते हैं विपक्ष में, लेकिन उनको हमेशा सत्ता के साथ उनके जो है संबंध जो है वो प्यार के होते हैं। तो वहां से भी फायदा लेते हैं, यहां से भी फायदा लेते हैं। यहां कहते हैं कि मैं सेक्युलर हूं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं अभी मेरी उम्र 80 के आगे है, मैं 56 साल से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हूं। लेकिन जब जब उनको चांस मिलता है तब तक वो अपने फायदे की ही राजनीति करते हैं, और इस बार भी वही करेंगे। मुझे कोई इसमें शक नहीं है। वो अभी विपक्ष के साथ है, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद अगर मोदी जी आते हैं तो मोदी जी के साथ जाएंगे। और उनका जो अजीत पवार है तो वो तो जा रहा है अभी बीजेपी में, ऐसी सब न्यूज है। आज न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, वो तो बीजेपी के साथ जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ जाता है तो वो बीजेपी को मदद करेगा। अजीत पवार तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो उसको बीजेपी बना भी देगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का पहला जो एम है वो उद्धव ठाकरे को खत्म करना है, महाविकास आघाड़ी को खत्म करना है। तो अजीत पवार की मदद से वो ये कर सकते हैं। और अजीत पवार जब जाएंगे बीजेपी में, डिफेक्ट होंगे, तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर उनकी इतनी पकड़ है अजीत पवार की, बहुत सारे एमएलएस भी उनके साथ जाएंगे। तब शरद पवार की हालत क्या होगी ये देखना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, शरद पवार का जो एक हवा खड़ा किया है महाराष्ट्र में। शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी नेता है, बड़े नेता है, लेकिन उनको कभी 75 से ज्यादा सीट्स विधानसभा में नहीं मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट्स है। शरद पवार से की सबसे ज्यादा सीट्स मुझे लगता है 71-72 है। शरद पवार ने जब कांग्रेस छोड़ी थी 1980 में, और समाजवादी कांग्रेस उन्होंने शुरू की थी, तब उनकी सीटें आई थी 48।
तो 48 से लेकर 71 इतना ही। उनका मेन प्रभाव क्षेत्र जो है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, वो मराठा डोमिनेटेड पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी नेता है, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर या सबसे प्रभावी नेता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उनकी ताकत जो है उसकी मर्यादा है, लेकिन वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छा करते हैं। जिस तरह ये शतरंज का खेल होता है उस तरह उनका पॉलिटिक्स है, इसलिए वो हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो शरद पवार की ताकत क्या है और शरद पवार की कमजोरी क्या है, ये भी हमें समझ लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा शरद पवार के बारे में पूछना चाहता हूं कि उनको बहुत चतुर राजनीतिक कहा जाता है और उनको अनुभव से भी, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने जो राजनीति की, जिस तरह से कांग्रेस छोड़ी सोनिया के नाम पर, फिर सोनिया से ही उन्होंने गठबंधन किया, कांग्रेस से ही गठबंधन किया, और वो घूम घुमा के अभी उनकी जो राष्ट्रीय पार्टी की भी वो थी मान्यता वो खत्म हो गई, और घूम घुमा कर जैसे आप बोल रहे हो कि वो महाराष्ट्र में भी एक छोटे से इलाके के ही राजनेता रह गए। तो ये जो उन्होंने चतुरता के नाम पर अपनी पूरी राजनीति को खत्म नहीं किया, ऐसा लगता नहीं है आपको कि जो वो बन सकते थे देश भर में और कांग्रेस में रहकर? देखो, उनका टैलेंट बहुत बड़ा है, तो वो उन्होंने पूरा स्पॉइल कर दिया ये तिकड़मबाजी में। बिल्कुल बिल्कुल, तिकड़मबाजी में ही टैलेंट स्पॉइल किया है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ टैलेंटेड तो दाऊद इब्राहिम भी है ना। दाऊद इब्राहिम टैलेंटेड नहीं होता तो ये सब चीजें वो नहीं कर सकता, लेकिन आप आपका टैलेंट का इस्तेमाल अच्छे के लिए करते हैं या बुरे के लिए, ये आपको देखना चाहिए। दाऊद ने बुरे के लिए किया, शरद पवार एकदम दाऊद इब्राहिम नहीं है, लेकिन शरद पवार ने भी जो राजनीति की है वो जो कर सकते थे। देखो, शरद पवार महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता है जिनके पास एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। वो खुद को यशवंतराव चौहान के शिष्य मानते हैं खुद को, और महाराष्ट्र का जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उन्होंने शरद पवार को अपना माना है। जब शरद पवार पहली बार 78 में चीफ मिनिस्टर बने थे, तब मुझे याद है सोशलिस्ट नेता SM जोशी, जो हम सब के लिए आदर्श थे, उन्होंने शरद पवार को कांग्रेस से बाहर निकाला था और ये कहा था कि शरद पवार मेरे लिए बच्चे जैसे है। तो ये जो बच्चा है बहुत नादान निकला, SM जोशी का कभी सुना नहीं। फिर पहले तो शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए, तब उनकी उम्र थी 42, एकदम यंग थे, तब उन्होंने अच्छा किया। देखो, 78 से लेकर 86 तक शरद पवार जब अपोजिशन में थे ना, 78 से 80 तक 2 साल वो मुख्यमंत्री थे। फिर इंदिरा गांधी ने उनको बर्खास्त किया, फिर वो अपोजिशन लीडर बन गए 86 तक उनकी राजनीति अच्छी थी, पॉजिटिव थी, वो अपोजिशन के साथ थे। 86 के बाद वापस वो कांग्रेस में चले गए, राजीव गांधी ने उनको बुलाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद उनकी जो राजनीति है बिल्कुल ही काली राजनीति है, खराब राजनीति है, मौकापरस्त राजनीति है, और मुझे लगता है उस राजनीति के कारण ही शरद पवार का और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस पर मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल वगैरह लिखा है पहले। ये मैं अगर हिस्ट्री तुम्हें बताने लगूंगा तो कई ऐसे घंटे चले जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि शरद पवार एक बेसिकली अच्छा आदमी, अच्छा पॉलिटिशियन, पढ़ा लिखा, कल्चरल बैकग्राउंड और उनका पढ़ना, फिल्म देखना और सारा ये सब सुसंस्कृत है वो, लेकिन वेस्ट हो गया। मराठी में हम कहते हैं वाया गेला, हाँ ये हो गया उसका। तो इसका कारण वो इतने एम्बिशियस है तो कुछ भी करते हैं, तो वाया गेलेला राजकारणी ऐसा हम मराठी में कहते हैं। कांग्रेस में रहते तो वो शायद प्रधानमंत्री के लिए भी आते, तो एम्बिशियस उनका। हाँ, लेकिन कांग्रेस में रहते वो प्रधानमंत्री के लिए आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कांग्रेस के जो नेता थे इंदिरा गांधी से लेकर नरसिंह राव तक, उन्होंने उनका कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पहली सरकार बनाई तो कांग्रेस को दगा देके ही बनाई थी ना। तो पहले तो वो वसंतदादा पाटिल के खिलाफ उन्होंने ये किया था, रिबेलियन किया था। फिर इंदिरा गांधी तो उनको बिल्कुल नहीं चाहती थी, इंदिरा गांधी तो उनके खिलाफ थी, क्योंकि इमरजेंसी में वो इंदिरा गांधी के यानी महाराष्ट्र के पार्टी में और वो होम मिनिस्टर थे और उन्होंने सारी अपोजिशन की मदद की थी। इसलिए इमरजेंसी में महाराष्ट्र में जेल में जो अत्याचार नहीं हुए उसका श्रेय भी शरद पवार को जाता है। तो वो खुफिया तरीके से सारे अपोजिशन को मदद करते थे, तो इसलिए इंदिरा गांधी उनके ऊपर गुस्सा थी। फिर वो चले गए, इंदिरा गांधी ने बर्खास्त की उनकी सरकार, फिर राजीव गांधी ने उनको बुलाया, फिर राजीव गांधी को भी उन्होंने धोखा दिया। फिर राजीव गांधी चले जाने के बाद वो तो प्राइम मिनिस्टर की रेस में आ गए। तो मैं एक दिल्ली की बात तुम्हें बताता हूँ। हम लोग दिल्ली गए थे जब मुझे लगता है VP सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और हम एक दिग्विजय सिंह थे, दिग्विजय सिंह
आपको मालूम है, ये कांग्रेस वाले नहीं। अच्छा। दूसरे एक दिग्विजय सिंह थे जो जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी थे, और पहले वाजपेयी गवर्नमेंट में वो फॉरेन अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे। अभी नहीं है, गुजर गए, सोशलिस्ट थे। उनके घर में बैठे थे, और बिहार के एक मंत्री भी वहाँ आए थे, और हम लोग ऐसे ही खाने पे गपशप कर रहे थे। और देखो, और वो आपको मालूम है शराब भी होती है वहाँ, दिल्ली में सब होता है, तो वहाँ शराब भी थी। तो देखो उसमें से एक पॉलिटिशियन उठ गया। मैंने पूछा कि, क्योंकि वहाँ शरद पवार का सब चल रहा था, अभी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दिग्विजय सिंह उठ गए। एक वो क्या बोलते हैं, स्कॉच की बॉटल उन्होंने उठाई, उधर उनका कुत्ता था, उसको बुलाया, और स्कॉच के बॉटल में एक पैक स्कॉच थी, तो वो कुत्ते को पिलाई। देखो, उन्होंने कहा ये लॉयल्टी है। हम शरद पवार पर विश्वास नहीं कर सकते कभी, क्योंकि शरद पवार किसी के साथ लॉयल नहीं है, अपने खुद के साथ भी नहीं है। दिल्ली के और उत्तर भारत के राजनीति नेता जो है वो शरद पवार को अपना कभी नहीं मानेंगे। हम किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन शरद पवार को नहीं बनाएंगे। ये उस रात मुझे अभी तक याद है, उस रात उन्होंने मुझे कहा, और कितने रैबिडली कहा, देखो एक कुत्ते को शराब पिला रहा है साला स्कॉच, और हम लोग देख रहे और कह रहे हैं शरद पवार कितना नालायक है। तो वैसे तो दोनों ही नालायक है, लेकिन शरद पवार के बारे में ये इमेज है। मैं कहना चाहता हूं, शरद पवार पर कोई भी राजनेता विश्वास नहीं करता। शरद पवार पर राष्ट्रवादी के नेता भी विश्वास नहीं करते, जयंत पाटिल जैसे जो नेता है जो अलग ग्रुप से आए हैं। तो शरद पवार अभी कोई बड़ा नहीं बन सकते। वो प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस था, वो चला गया। 2-3 बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, काम तो अच्छा किया। देखो मैं एक आप तुम्हें बताता हूँ, शरद पवार जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। शरद पवार जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे ना, तब गांव का एक एक कार्यकर्ता और एक एक पुलिस ऑफिसर उनको मालूम था। होम डिपार्टमेंट की जो ये आती थी ना इन्फॉर्मेशन, वो पुलिस के पास नहीं जाती थी, पहले पुलिस महासंचालक के पास, पहले शरद पवार के साथ आती थी। तो शरद पवार के ये प्लस पॉइंट्स है। लेकिन किया क्या उन्होंने, आज भी वो गांव में जाते हैं ना, तो कार्यकर्ता को अपने नाम से बुलाते हैं और पहचानते हैं। तो ये इनके सारे जो प्लस पॉइंट्स है उससे ज्यादा माइनसेस हो गए। क्या करेंगे? शरद पवार एक बड़े नेता थे, वो महाराष्ट्र के लिए कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। देख, महाराष्ट्र की बर्बादी के लिए 2 नेता जिम्मेदार है, मैं तुम्हें बताता हूं। और मैंने जिंदगी में, क्योंकि मेरा जन्म 59 का है, तो ये दोनों नेता, इनका जो उदय है 66 में हो गया, 1966। वो 2 नेता है, एक तो शरद पवार पहली बार 66 में या उसी वक्त चुन के आए, और दूसरे नेता है बाल ठाकरे। शरद पवार और बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र की पूरी तरह से अपनी सोच के साथ, अपनी कृति के साथ बर्बादी की है, और महाराष्ट्र के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है शरद पवार और बाल ठाकरे। कभी मुझे अगर टाइम मिलेगा तो इस पर मैं एक किताब लिखूंगा, कैसे इन 2 नेताओं ने महाराष्ट्र को बर्बाद किया है। और एक जमाने में हम कहते हैं महाराष्ट्र बड़ा सुसंस्कृत है, महाराष्ट्र बुद्धिजीवियों का महाराष्ट्र है। कहाँ गए बुद्धिजीवियों का महाराष्ट्र? ये तो अभी बदमाशों का महाराष्ट्र बन गया, और इसकी जिम्मेदारी जो है शरद पवार पर ही है, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में 85 के बाद, हमने बड़ी लड़ाई की उनके साथ, तुम्हें मालूम है। बिल्कुल बड़ा आंदोलन किया था 85-90 में, अन्ना हजारे, फिर ये खैरनार ने दाऊद की वो बिल्डिंग वगैरह भ्रष्टाचार पे। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो महाराष्ट्र में हुआ है, शरद पवार ने पहली बार हितेंद्र ठाकुर और पप्पू केलानी को कांग्रेस का ऑफिशियल टिकट दिया। हम लोग विरोध कर रहे थे, बड़ा आंदोलन खड़ा उसकी तरह, लेकिन शरद पवार ने सुना नहीं। आज इसका ही नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं हुआ है, पॉलिटिशियनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स हुआ है। क्रिमिनल जो है वही राजनेता बन गए, और आज शिंदे चीफ मिनिस्टर बनता है। इसका कारण यही है। तो इस जिम्मेदारी की जड़ जो है वो शरद पवार और बाल ठाकरे हैं। एक लास्ट सवाल कि अभी जो शरद पवार ने अभी जो स्टैंड दिया और अडानी को क्लीन चिट दिया, उसकी वजह से जो आपको नहीं लगता है कि जो पूरा टेम्पो था विपक्ष की एकता का, और जो अडानी के नाम पर जो भी वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और पूरा टारगेट में मोदी था, और जिस तरह से राहुल गांधी का भी प्रकरण था, तो एक पूरा टेम्पो बना था विरोध में, विपक्ष की एकता हो रही थी और विपक्ष अपना मुद्दा लेकर जा रहा था। उसकी पूरी हवा उन्होंने मोदी के साथ मिलकर पूरी हवा निकाल दी। ऐसा, इस पर आप क्या कहेंगे?
पूरी हवा निकाल दी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं पंक्चर करने की कोशिश की, क्योंकि शरद पवार की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है कि वो पूरी हवा निकाल दे। उसने कोशिश की, उसने उसको डैमेज करने की कोशिश की। डैमेज थोड़ा हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में ही शरद पवार के खिलाफ बड़ी रिएक्शन आ गई। तो पंक्चर तो करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश मैं कहता हूं कामयाब नहीं हुई। शरद पवार ही एक्सपोज हो गए, इसलिए दूसरे दिन जाकर वो राहुल गांधी को मिलने गए ना, वो खड़गे के घर। हाँ, तो वैसे तो शरद पवार खड़गे के घर कभी नहीं जाएंगे, शरद पवार अपने आप बड़े हैं। तो लेकिन गए, क्योंकि शरद पवार को ये बराबर मालूम हुआ कि मेरी इमेज डैमेज हुई है। और जब जब शरद पवार की इमेज डैमेज होती है तो वो डर जाते हैं और ऐसी चीजें करते हैं।